Hello to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो इस चैनल पर हम बेसिकली बायोलॉजी को स्टडी करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट के लिए, ठीक है। तो आप बच्चे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैंने अपलोड किया है, जाइए देखिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। उस कमेंट को रीड करके मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और भी वीडियो लेक्चर्स और भी प्रिसाइज फॉर्मूले बना करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, ये जो सीरीज चल रही है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस सीरीज़ का ये 5th पार्ट है और इस सीरीज़ में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है बच्चे। तो आप जाइए, देखिए, कमेंट कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बेसिकली अगर मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करूँ बच्चे, तो हमने अभी तक जो बात किया है ब्रीथिंग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया बच्चे। और जो आज का टॉपिक है ना, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है ना बच्चे, ये पूरा चैप्टर जो है वो अंडरस्टैंड करने वाला चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सभी पार्ट्स को बड़े ध्यान से सुना है तो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जैसा हमें मालूम है बच्चे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना बच्चे, वो बेसिकली एल्वेलर कैविटी के अंदर जो एल्वेलाई सेल्स प्रेजेंट है वही आपके क्या है, प्राइमरी साइट्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं बच्चे, तो जो यहाँ पर एल्वेलाई हैं यही क्या है, आपके प्राइमरी साइट्स for the exchange of gases। तो एक बात तो आपको पता चल गया बच्चे कि बेसिकली जो ये पूरी प्रोसेस चल रही है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो हम किस सेल की बात करें, एल्वेलाई की बात करें। ये बात सभी को समझ में आया। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो यहां पर कुछ फैक्टर हैं और इन्हीं फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि गैसेस किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं। तो पहला फैक्टर जो है ना बच्चे, पहला फैक्टर को हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। किसकी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी मींस घुलनशीलता, ठीक है। कोई चीज कितनी तेजी से किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जा रही है, उसी को आप बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और यहां आप किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो गैसेस के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। तो यहां पर मेनली जो आप गैसेस के बारे में बात करेंगे बच्चे, वो गैसेस है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। या अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमने बात किया था बच्चे कि जो यहां पर सेल्स है ना, ह्यूमन सेल्स हैं, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन आ रही है और सेल से बाहर क्या जा रही है बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। इसी चीज को तो आप बोल रहे हो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ये क्या है बच्चे, सेल है। तो चलो अगर मैं बात करूं यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और किसकी बात करूं बच्चे, ऑक्सीजन की। तो अगर मैं बात करूं कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कितनी ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है। तो यहां सॉल्युबिलिटी में आप 3 गैसेस के बारे में बात करोगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में भी बात करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड के भी बारे में बात करोगे बच्चे, और साथ में ऑक्सीजन। अब बात आती है बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप क्यों बात करोगे, क्योंकि देखो बच्चे जब भी कोल को बर्न किया जाता है ना, व्हीकल्स के अंदर जो गैसेस का एमिशन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड्स भी होती हैं, ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बच्चे, ये भी किससे बाइंड कर जाती हैं, आपके आरबीसी से, ठीक है। आरबीसी जब बाइंड करती हैं तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि इनकी एफिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और पर्सन के बॉडी में ऑक्सीजन डिफिशियंट होने लगता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर सॉल्युबिलिटी की बच्चे, तो सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करते हैं कि कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, तो यहां प्राइमरी लेवल पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारी सेल से क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में मैं कंपेयर करूं बच्चे, तो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बच्चे, हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चे, ज्यादा है, ठीक है। और अगर मैं ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में बात करूं, तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा है।
अब ये सॉलिबिलिटी हम टर्म बोल रहे हैं बच्चे, लेकिन सॉलिबिलिटी का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पर? तो देखो, अगर मैं बात करूं कि सॉलिबिलिटी में क्या हो रहा है, तो यहां पर गैस जो है वो डिसॉल्व हो रही है। कहां पर? इन प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा होता है ना बच्चे, तो हमारी ब्लड में क्या हो रही है? गैस ये डिसॉल्व हो रही है। तो कौन सबसे ज्यादा तेजी से डिसॉल्व होगा बच्चे यहां पर? तो हम जान रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ऑक्सीजन। अब देखो, जो सेल को सबसे ज्यादा नीड है ना, उसकी सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा कम है। तो क्वेश्चन यहां पर अराइज हो रहा है कि कौन कितना ज्यादा सॉल्युबल है। तो हमेशा याद रखना बच्चे, हमेशा याद रखना कि यहां पर अगर आप बात करते हो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है 20 to 25 टाइम्स ज्यादा क्या बच्चे? सॉल्युबल है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और अगर आप वहीं पर बात करते हो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, तो कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है बच्चे? तो हमेशा याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, और ये सॉल्युबिलिटी कितने टाइम्स ज्यादा है? तो 200 to 250 टाइम्स ज्यादा सॉल्युबल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो यहां से एक बात क्लियर होती है बच्चे कि सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और सॉल्युबल कहां पर बच्चे? इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है, बहुत काम आएगा ये सारी चीजें आपको। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पहला फैक्टर हमने बात किया सॉलिबिलिटी की, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं दूसरे फैक्टर की, तो दूसरे फैक्टर में हम बात करते हैं बच्चे कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करते हैं। अब ये जो दूसरा फैक्टर है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अगर आप बात करते हो बच्चे, इसी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अगर आप बात करते हो, तो बेसिकली यहां पे आप किस चीज की बात करते हो? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो मेम्ब्रेन की थिकनेस है ना बच्चे, उसके बारे में बात करते हो। तो किसकी बात करते हो? थिकनेस ऑफ द, और हमेशा याद रखना कि जो रेस्पिरेटरी की मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ना, वो लेस देन क्या है बच्चे? लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि दूसरी जो फैक्टर है यहां पर, और इस फैक्टर को हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में। और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में अगर आप इसको स्ट्रक्चर्स के थ्रू थोड़ा सा समझो ना बच्चे, तो चलो हम आपको स्ट्रक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, बेसिकली ये क्या है? एक तरह का डायग्राम है, और पल्मोनरी कैपिलरीज की आप बात करते हो, ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना बच्चे कि यहां पर जो बात कर रहे हो ना, तो देखो ये जो है बेसमेंट सबस्टेंस है। तो बेसमेंट सबस्टेंस के आगे आप लिख लो कि इसका जो नेचर है ना, ये ए सेलुलर नेचर की है, ए सेलुलर नेचर की है। यही एक ऐसी सबस्टेंस है जो ए सेलुलर नेचर की है पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां पर एल्वुलर कैविटी है, और यहीं पर ऑक्सीजन का क्या हो रहा है बच्चे? एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। अब देखो अगर आप बात करते हो बच्चे इस पूरे डायग्राम को, तो यहां पर देखो क्या है बच्चे? ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं, और इस ब्लड कैपिलरीज में क्या इंटर हो रही हैं? आरबीसीज इंटर हो रही हैं, जिसको हमने यहां पे डिफाइन किया, ठीक है। अब देखो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल है ना बच्चे, ये 1 सेल, ठीक है। और अगर आप यहीं पर बात करते हो, तो यहीं पर एक सेल्स होती हैं जिसको आप बोलते हो बच्चे नीमोसाइट्स, ठीक है। तो यहीं पर अगर आप बात करते हो, तो क्या बात करते हो बच्चे? नीमोसाइट्स, ठीक है। तो नीमोसाइट जो सेल्स है ना, वो 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। तो नीमोसाइट फर्स्ट और नीमोसाइट सेकेंड। इसके अंदर देखो ये सेल्स है ना, ये सभी, तो ये सभी क्या है? नीमोसाइट्स हैं। अब यहां पर 2 तरह के नीमोसाइट्स हैं, एक तो नीमोसाइट्स फर्स्ट और दूसरी नीमोसाइट सेकेंड। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि जो नीमोसाइट सेकेंड है ना बच्चे, ये एक तरह के क्या रिलीज करती हैं?
रिलीज करती हैं बच्चे, ये क्या रिलीज करती हैं, रिलीज बेसिकली ये एक तरह की सर्फेक्टेंट रिलीज करती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर, और इस सर्फेक्टेंट में होता क्या है, तो ये बेसिकली मेड किससे बना होता है, लेसिथिन से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, अगर कोई आपसे पूछे कि लेसिथिन का काम क्या और कौन सी सेल्स रिलीज करती हैं, तो हमेशा याद रखना बच्चे, निमोसाइट सेकेंड रिलीज करती है सर्फेक्टेंट, और सर्फेक्टेंट किससे मिलकर के बना होता है, लेसिथिन से। और लेसिथिन का काम क्या है, मेनली इनका काम क्या है बच्चे, मेनली टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, रिड्यूस द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बच्चे कि ये बेसिकली काम क्या कर रही हैं, ये आपके जो एल्वेलर वॉल है ना, एल्वेलर वॉल के सरफेस टेंशन को क्या कर रही हैं, रिड्यूस कर रही हैं। और ये जो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हैं, जिसमें आप रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस की आप बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूं बच्चे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की बात करें, तो हमेशा याद रखना बच्चे कि इनका नेचर कैसा होता है, तो इनका नेचर होता है बच्चे सिंपल होता है। ठीक है, साथ में स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। ठीक है, और यही क्या करते हैं बच्चे, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, मींस ऑक्सीजन को अपटेक और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और यहीं पर होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। अब अगर मैं बात करूं बच्चे कि तीसरा फैक्टर कौन सा है, तो तीसरा फैक्टर है बच्चे, कोई मुझे बता सकता है कमेंट करके कि तीसरा फैक्टर क्या है, जल्दी बताओ, हाँ या ना। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर पहले फैक्टर की बात करूँ, सॉलिबिलिटी है। ठीक है, तो पहला फैक्टर है बच्चे सॉलिबिलिटी, दूसरा फैक्टर है जो बच्चे थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक मैं और यहाँ पे बताता हूँ बच्चे कि जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये जितना भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना बच्चे, इसको हमेशा याद रखना कि ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना बच्चे, ये बेसिकली एक तरह का सिंपल डिफ्यूजन है। एक तरह का क्या है, एक तरह का क्या है बच्चे, सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल, अब अगर मैं बात करूं ना बच्चे कि सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन का हमेशा आप एक माइंड में सेट कर लो कि ये जो डिफ्यूजन है ना, इसमें जो किसी भी चीज़ का जो मूवमेंट होता है ना, हमेशा लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, हमेशा कैसा होता है, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रहेगा हमेशा। अब देखो बेसिकली अगर मैं बात करूं ना कि यहाँ लोअर टू हायर जो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है बच्चे, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर एटमॉस्फेरिक हम प्रेशर की बात करें, थर्ड फैक्टर यहीं से आता है बच्चे। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, तो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ना बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो है क्या बच्चे, 0.3 mmHg। ठीक है, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन कितना है बच्चे, तो 159 mmHg। तो हमेशा याद रखना बच्चे आप कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ना आपके एल्वेलाई के अंदर, वो हमेशा किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सिंपल डिफ्यूजन। और सिंपल डिफ्यूजन कैसे मूव करता है, लोअर टू हायर की तरफ। अब देखो होगा क्या, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो सेल्स के अंदर जो है ना बच्चे, हमेशा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, और सेल के बाहर
कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी बच्चे तो ये टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कैसे होते हैं? तो बेसिकली सेल्स के अंदर क्या चल रहा होता है बच्चे? सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन से क्या जनरेट होता है बच्चे? तो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। लेकिन साथ में यहां पर एक और चीज होती है बच्चे, साथ में यहां पर एक और चीज होती है। यहां पे क्या हो रहा है? तो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। अब देखो होता क्या है ना बच्चे कि यहां पर साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर क्या हो रहा है? जब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? तो ये जो कार्बन ऑक्सीजन आया ना बच्चे, ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। तो सेल के अंदर हमेशा ऑक्सीजन की डिमांड होती है और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है किसके थ्रू? मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, तो सेल उसको बाहर एलिमिनेट करना चाहती है और इसी को हम पढ़ते हैं बच्चे एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बात क्लियर है? अब देखो होता क्या है, अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करूं बच्चे, अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करूं तो यहां पर बात करते हैं पार्शियल आज राइटिंग क्यों मेरी खराब हो रही है? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब देखो जितनी भी गैसेस एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ना बच्चे, उसको हम बेसिकली पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला जो पॉइंट है यहां पर आता है बच्चे, वो पॉइंट ये है प्रेशर of an individual गैसेस, क्योंकि हम यहां पर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी डिफरेंट गैसेस अवेलेबल हैं, बट जनरली हम किसकी बात करेंगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे और पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस की बात करेंगे। यहां तक चीजें सबको क्लियर है? अब देखो दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि जो गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में हो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरा पॉइंट ये है बच्चे कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है ना बच्चे, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो है बच्चे कितना? 760 mmHg, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलता हूं बच्चे कि हमारी एटमॉस्फेयर में कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा, आप इसको अंडरस्टैंड करना, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं बात करूं कि कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 21% हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अदर गैसेस भी हैं, तो उस 706 mmHg का 21% कितना हुआ बच्चे? तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो 760 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई 100, तो ये अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो बच्चे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 7.6 इंटू ये आपका आ जाएगा 159 mmHg। और हम इसी चीज को तो अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेरिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो कितना है? 159 mg। बात समझ में आए? अब अगर हम इसी तरीके से पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करें तो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 78% है। और 78% अगर मैं 760 मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें ना बच्चे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपका लगभग 592 mmHg के आसपास। और इसी तरीके से अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट करें तो ये आएगा बच्चे 0.3 mmHg।
तो ये देखो तीसरा जो फैक्टर है ना बच्चे, हमारे एटमॉस्फेरिक में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mg, अगर हम सभी डिफरेंट गैसेस को कैलकुलेट करें तो इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और इतना ही पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बाउल हूं यहां पर बच्चे, तो ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड। तो चलो अगर मैं बात करूं बच्चे यहां पर कि जो टॉपिक है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो यहां 3 फैक्टर है। पहला फैक्टर हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी के बारे में, दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा मेम्ब्रेन थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में, और तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा बच्चे यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में। ठीक है, तो यही 3 फैक्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। और मेरा एक ही एम ऑफ टारगेट है बच्चे कि इस डिजिटल एरा में ना सभी को फ्री एजुकेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप इस चैनल के लिंक को शेयर करो बच्चे, और साथ में मुझे अपना कमेंट ज़रूर फीडबैक में दो कि आपको इन लेक्चर से क्या हेल्प मिल रही है, किस तरीके से आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, कमेंट आप कीजिए और साथ में मुझे ये भी बताइए बच्चे कि आप अगली सीरीज़ किस चैप्टर का चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस। ऐसे ही लाइफ में धीरे धीरे करके ग्रो कीजिए और अपने अपने टारगेट को अचीव कीजिए। थैंक यू।